औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018 में इक़्तिदार संभाला। 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार संभालने से पहले कुछ बातें और कुछ वादे और कुछ ऐसी बातें थी जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर करते थे, और 2018 के बाद अगर अमली तौर पर उन बातों वादों और दावों नारों की बात की जाए तो प्रैक्टिकली अभी तक उन वादों और दावों पर उस हद तक अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अपोजिशन में होने के वक्त जब वो वादे दावे और नारे लगाते थे तो उस टाइम कुछ सिचुएशन और थी। और अब करंटली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करंटली मुआवजा किया जाए एज पिछली हुकूमतों के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो बातें जो अपोजिशन में बैठ कर थी वो खासी तजाद का शिकार हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से भी कुछ ऐलानात किए जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा माजी में पिछले साल मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक एहतजाजी मार्च, लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का यहाँ पर काफिला इस्लामाबाद पहुँचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से वो कुछ हो ना पाया क्योंकि बदकिस्मती से अपोजिशन जमातों ने उस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब का साथ नहीं दिया। अब दिसंबर के महीने में मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह भी हैं, वो दोबारा से एक्टिव हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बज़ाहिर तो अच्छे ताल्लुकात नज़र नहीं आते आपस में, लेकिन अंदर खाने इनके मामलात बैकडोर राब्तों के ज़रिए इनके मामलात एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। PTI मतलब अभी करंटली अगर देखा जाए पंजाब में तो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ में भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे रहनुमा शरीक हुए हैं और वो उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। मुस्लिम लीग काफ की सियासत को अगर माजी के साथ कंपेयर किया जाए तो मुस्लिम लीग काफ इस दफ़ा जो सियासत कारी है वो इंतहाई दानिशमंदाना और उनकी सियासत में ठहराव है, सोच समझ कर वो अपने फैसले ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इत्तेहादी होने के बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वक्तन फ़वक्तन इंटीमेट करते रहते हैं और उनके साथ उनका इख्तलाफात भी चलते रहते हैं। एक और चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अनाउंस की है, बल्दियाती इंतखाबात। KPK के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसी तरीके से सिंध ने एक बल्दियाती एक्ट की अनाउंसमेंट की, लेकिन अपोजिशन जमातें उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। पंजाब हुकूमत ने एक बल्दियाती एक्ट लाया है, बल्दियाती ऑर्डीनेंस लाया है। उस बल्दियाती ऑर्डीनेंस में ये है कि मुस्लिम लीग मतलब जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था कि EVM वोटिंग मशीन जो है उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है और पंजाब हुकूमत ने उस आर्डीनेंस के अंदर उस चीज़ को मेंशन किया है कि जो मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात हैं वो उसी EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होंगे। अब बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब के अंदर क्या चैलेंजेस और कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ना है और किस तरह के हालात देखना पड़ने हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले उससे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपका। स्टूडियो के अंदर मेरे साथ मौजूद है नादिया खटक साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीर इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब, सीनियर मुमताज़ माहिर कानून, सीनियर तजियाकार, और टेलीफोन लाइन पर मीर वाइज खिलजी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे जी, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं। वेलकम टू प्रोग्राम जी। जी फरो भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मीर वाइज खिलजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है पंजाब में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या समझते हैं कि हालात मौजू हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बल्दियाती इंतखाबात में जाने के लिए? जी फरूख, देखें इस वक्त अगर हालात देखे जाए ना अवाम की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि PTI इस पोजीशन पे है और पोजीशन उनकी है कि वो इलेक्शन के लिए जाएं, क्योंकि महंगाई जो हाल बना चुके हैं और जो अपोजिशन जिस चीज को बड़ी क्लेवरली कैश कर रहे हैं वो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। यही रीजन है कि बहुत से हल्कों में आप देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार काफी ज्यादा हैं, जो दो वो PTI से हैं मगर वो आज़ाद अपनी एक शनाख्त के तौर पे आज़ाद खड़े हुए और वो इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज सुटेबल टाइम फॉर PTI कि वो इलेक्शन के लिए जाएं, क्योंकि हालात कुछ किसी और तरफ है। दूसरा खिलजी साहब, एक और चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करती है, एक अच्छा इकदाम है, चले धांधली के इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बैक वक्त अगर आप ये चाहेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब के ऊपर ज़्यादा नज़रें मरकूज़ होती हैं
और हुकूमत के बनने और बिगड़ने में सबसे ज़्यादा किरदार पंजाब प्रोविंस का ही होता है। ईवीएम के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया है पंजाब में, उसके ज़रिए ईवीएम के ज़रिए इंतखाबात करवाएंगे, तो ईवीएम के ज़रिए इंतखाबात मार्च अप्रैल में कैसे होंगे? अभी तो इनकी तैयारी मुझे लग ही नहीं रही कि ईवीएम के हवाले से इन्होंने कोई तैयारी भी की है। नहीं, तैयारी तो फरोख मुकम्मल है। वो टेस्टिंग कर चुके, एक नहीं 2-3 दफा टेस्टिंग कर चुके और काफी टाइम से लगे हुए। ये मंजर आम पे जो आया उससे काफी पहले वो ये चीज को फाइनलाइज कर चुके थे। अब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे लाने के बाद उसको टेस्ट कर रहे हैं और पीछे जो उनकी सप्लाई वगैरह है वो सब कुछ वो पहले से अरेंज कर चुके हैं। लाजमी बात है। लेकिन खिलजी साहब, माजर के साथ क्या इतनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अवेलेबल होंगी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर? देखिए एक चीज बताऊं, देयर इज ऑलवेज अ वे गवर्नमेंट में। जैसे अभी केपी में जा रहा है, डिवाइड किया हुआ है। किसी एक जगह पे एक दिन इलेक्शन है, दूसरी जगह पे दूसरे दिन इलेक्शन है। अब सब एक जगह पे नहीं करवा रहे, सो दे कैन मैनेज हो सकता है। और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट है। फरूख, ये चीज मेंशन आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के लिए ये इसकी जब अब एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, इट विल नॉट टेक अ मंथ। अगर वो एक ऑर्डर जारी कर देते हैं तो 1 महीने के अंदर सारा कुछ अरेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट आजकल बड़ी तेज है। आप अगर अभी ऑर्डर दे देते हैं तो 1 महीने के अंदर आपके पास सारी मशीनें अवेलेबल होगी। ये गवर्नमेंट है, कोई लोकल सतह पे या कोई आम आदमी या कोई बिजनेसमैन तो नहीं कर रहा ना, बिल्कुल गवर्नमेंट है। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या हालात मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरूख साहब। अच्छा, बात यह है जी, 2 चीजें। एक तो ये कि जो शिबली फराज साहब है, इनका बयान कल परसों आया था, जो साइंस के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसके अंदर ईवीएम शायद इस्तेमाल ना हो सके, और उसके लिए वो लगता है कि वो तैयार नहीं उसके लिए। और दूसरा ये कि आप ये ज़हन में रखिए कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए थे उसके जो रिजल्ट्स आए थे पंजाब के अंदर, खास तौर पे वहां पे वाजे तौर पे आपने देखा होगा कि पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर बड़ी जगहों पे आपने देखा पीएमएलएन जीत गई थी। अभी भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर भी आप देखें रिजल्ट, जो खानेवाल का रिजल्ट आया वो भी, आल्दो वो पीएमएलएन की सीट थी बहरहाल, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सिटिंग गवर्नमेंट जब होती है उसका बड़ा इफेक्ट होता है। बिल्कुल। और आम तौर पर आपने देखा माजी में हम ये देखते रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट ही जीती रहती है आमतौर पर, जनरली। बिल्कुल। अब रहा सवाल के ये जी कि इलेक्शन के पीटीआई के लिए इलेक्शन का माहौल है या नहीं, पीटीआई को इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ये है, अब लीगली तौर पे तो उनको जाना है, क्योंकि जाहिर बात है कि उसके ऊपर कोर्ट्स की बहुत सारी फैसले इसके ऊपर आए हुए हैं। अब ये जो देखिए जो महंगाई, जैसे मीर भाई साहब ने जिक्र किया कि मौजूदा महंगाई के अंदर जो आम आवाम में बड़ा पिस चुका है, यानी जो वोटर था ना पीटीआई का, जो कंटेनर में के साथ खड़े होते थे लोग, वो भी अब जो है वो बेचारे बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से। इमरान खान से परेशान नहीं है, महंगाई की वजह से परेशान है। अब इमरान खान जो है वो जब तक, मैं समझता हूं कि महंगाई को कंट्रोल नहीं करते और आम आवाम को थोड़ा रिलीफ नहीं देते, तो अगर ये बल्दियाती इलेक्शन में चले जाएंगे पंजाब के अंदर, और पंजाब में अपरेंटली बड़ी वाज़े मेजोरिटी नजर आ रही है कि पीएमएलएन जीत जाएगी शायद। अगर वो जीत जाती है तो फिर 1.5 साल बिल्कुल। अगर हम खानेवाल की बात करें, गुज़िश्ता दिनों ठीक है। नातिया खटक साहिब, आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करंटली अगर देखा जाए, इम्तियाज़ साहब ने बात की कि हालात इतने मौजू नहीं है, महंगाई की वजह से लोग इमरान खान साहब से परेशान नहीं है बल्कि महंगाई से परेशान है, तो करंटली समझती हैं कि आइडियल टाइम है बल्दियाती इंतखाबात के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अगला इलेक्शन, अगला जो साल है 2022 का, उसमें तो आपने जनरल इलेक्शन की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मतलब आपने अगले पूरे साल में अगर आप बल्दियाती इलेक्शंस की कैंपेन में लग जाएंगे तो जनरल इलेक्शन की कैंपेन आप कब करेंगे? क्योंकि 2023 में तो जनरल इलेक्शन होना है। फिर दूसरा एक चीज़ जो महंगाई है, नादिया खटक साहिबा, इसको तो आप एडमिट करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इन 3 सालों में कंट्रोल नहीं हो पाई, तो कैसे बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जाके आवाम को मुतमईन करेंगे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपकी बात जहाँ तक है कि महंगाई है वो तो है, और कोई भी हुकूमत आती है उसका काम है कि वो आवाम की बात करे, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो मैंडेट लेकर आई है उसमें अगर हमारी बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि वो सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, हमेशा इमरान खान की बात है कि जो इख्तियारात है वो नीचे
बल्दियात में लेकर आए। ये हमारी बहुत पहले से ये बातें चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कोई भी वो नहीं है कि इलेक्शन जो है वो कब हो। हाँ, जहाँ ईवीएम की बात है, बिल्कुल मैं बात ठीक ही कि जनाब ये एक हुकूमत की तरफ से है और ये मशीन्स तैयार करना, अगर अभी आप देखें इस वक्त टेक्नोलॉजी को अगर आप देख लें कि यहाँ मैं स्टूडियो में बैठी हूँ और बाकी दो जो है वो अपनी जगह से बात कर रहे हैं, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो व्हाट अबाउट कि यहाँ पर हम क्यों ऐसी बात करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये जो हुज्जतबाजी है ये इंसान को बेसिकली ख़राब करती है। अगर हम बात करते हैं कि महंगाई और उसके बलदियाती इलेक्शन का एक बिल्कुल अलग से प्रोसीजर है, उसके लोग अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है, और जो जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारी तो ज़ाहिर बात है आप बहुत पहले से करना शुरू कर देते हैं और वो जब आएगा, बाकी रही ईवीएम पे भी जैसे बात होती चलती रही थी, आखिरकार हो गया है। अब ये कैसे करना है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो हर चीज़ को बिल्कुल, वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो एक अलग से एंटिटी है और वो अपनी तमाम चीज़ों को भरपूर और बेहतरीन तरीके से करती है। भरपूर और बेहतरीन तरीके से करती है। नादिया खटक साहिबा, यहाँ पे एक चलता हूँ छोटे से ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपकी इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा और आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अगर ईवीएम की बात की जाए तो इसी ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अरकान, इवन देन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके सब सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी मुतमईन नहीं हुए थे ईवीएम के ऊपर। फिर उसके बावजूद आपने एक आर्डीनेंस इम्प्लीमेंट किया, आर्डीनेंस को लाया आपने और इंडोर्स किया उसको, कि उसके अंदर जो आपने एक शिक जो पॉइंट 1 है वो ये है कि आप ईवीएम के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए आप बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे। जबकि अपोजिशन के राना सनाउल्लाह साहब का कल एक बयान आया, वो भी आपके सामने रख के ब्रेक की तरफ जाऊंगा, कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ना तो ईवीएम पे वोटिंग होगी और ना ही ये हुकूमत 2023 के इलेक्शन तक होगी। तो इस बात में कितनी सदाकत है और राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान पे नादिया खटक साहिबा का क्या कहना है? चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे जानेंगे जी। वेलकम बैक। नादिया खटक साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके लिए 2 सवाल छोड़े थे। एक सवाल ये था कि ये वही ईवीएम मशीन है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के अरकान मुतमईन नहीं हुए थे। दूसरा सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था, राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया है कि ना तो 2023 के इलेक्शन में ये हुकूमत होगी और ना ईवीएम के ज़रिए वोटिंग होगी। तो आपको अगर इस बात का इल्म हो और इल्म होना चाहिए कि अपोजिशन इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रही, क्योंकि आपने अपोजिशन को भी एडमिट नहीं किया, आपने अपोजिशन को एतमाद में भी नहीं लिया। वो तो एतमाद वाले है कि हुकूमत बड़े का किरदार अदा करती है, हुकूमत बड़े का किरदार अदा करती है, हुकूमत सरबराह होती है, हुकूमत ने हमसे मुशावरत नहीं की। यहाँ पर आप अपनी चीज गलती को एडमिट करें। देखिए, बच्चा अगर शरारती हो ना तो फिर तो काबिल कबूल है, लेकिन अगर वो गलत करे तो उसको जो है ना फेंटी नहीं फेंटे लगाने चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक अब बात रही कि अगर आप पीडीएम की भी बात करते हो, बहुत अरसे से आपकी और मेरी तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सलाम दुआ भी रही है कि कहाँ थी वो पीडीएम, कहाँ है वो पीडीएम और कब आएगा मार्च और कब आएगा। आप देखें इलेक्शन, मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी, कि एक दिन क्या 1 घंटा भी कम नहीं होगा। जब टाइम आएगा इलेक्शंस का वो तब टाइम पे होगा। अब अगर हम राना सनाउल्लाह की बात करते हैं तो जैसे मेरी मुस्कुराहट से पूरी आवाम को वाज़ेह हो चुका है कि उनकी बात पे सिर्फ हंसी आती है और उनका तो क्या कहना, ये बात फैसलाबाद का नहीं है, ये बात किसी शहर का नहीं है, किसी एक मिनिस्टर या किसी एक अपोजिशन लीडर का नहीं है, ये बात हमारी हुकूमत की है, ये बात हमारे लोगों की है, आवाम की है। कोई भी चीज़ जो है आप जब उसको लेकर आते हैं यहाँ, जो सब अगर हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में बैठे या जितने अगर आप बलदियाती इलेक्शन तक के वहाँ के उनकी बात करते हैं, काउंसलर्स की बात करते हैं, नाज़िम की बात करते हैं, ये सब आवाम के लिए। और जहाँ तक आपने महंगाई की बात की तो बिल्कुल इमरान खान पूरी कोशिश करें, लेकिन सिर्फ अगर आप देखें फिर आप ये बात एक हकीकत है जिसको जब तक हम समझेंगे नहीं, उस पर काबू नहीं पाएंगे, उसको आगे लेके नहीं चलेंगे। आज जो क्या कहते हैं अभी जो OIC का उस पर हुआ है, तो कितने ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा रूज पे हो गई है हर जगह पे। और फिर हमारा आप देखें कि अब हम एक
कहते तरक्की की राहों पर है, और उसके बीच में जिस तरीके से कोविड आया, कि जब आप कहते हैं महंगाई, तो दूसरी तरफ ये देखें कि जो 12,000 रुपये लोगों को मिले और जो ख़वातीन को, और जिस तरीके से, और फिर अभी जो मेडिकल आपको जो मिल रहा है, कार्ड आपको जो मिल रहा है, जो आपको हर तरह से इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो कितना शफाफ है, और इमरान खान को किसी चीज़ से कोई खौफ नहीं है। और वो यही कहते हैं कि अगर माफिया बैठा है कहीं पर भी, चाहे वो अगर मेरे साथ या मेरे पास कहीं पर है, मुझे बताए, मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। तो ये हुकूमत जो है वो सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए नहीं आई बल्कि अवाम के लिए आई। ठीक है, ये हुकूमत सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए नहीं आई है बल्कि अवाम के लिए आई है। खिलजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है कि ना तो 2023 के इलेक्शन में EVM होगी और ना ये हुकूमत होगी, इस बयान को कितना ही संजीदा ले सकते हैं हम लोग? देखिए जनाब, राना सनाउल्लाह साहब तो मेरे ख्याल से जब PTI की पहला साल स्टार्ट हुआ था तब से हम यही बात सुने कि अगले 3 महीने जो है ना वो आखिरी है। सही कह रहे हैं। 2 महीने जो आखिरी है वो 2 महीने 3 महीने करते करते 4 साल तो तकरीबन पूरे होने को आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उस चीज को अब वो खुद संजीदा नहीं ले रहे, तो हम क्यों उस बात को क्यों संजीदा लें? तो राना सनाउल्लाह को मेरे ख्याल से कि अब उनके पास लाज़मी बात है, जब आप उसको बुलाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, जब उनके लिए कहने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने यही कहना है कि हुकूमत नहीं रहेगी। सर उनकी गुड्डी कैसे उड़ेगी अगर वो ये बात नहीं करेंगे? लेकिन खिलजी साहब, आप ये समझते हैं बहैसियत जर्नलिस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस टाइम हुकूमत में है। हुकूमत हमेशा रियासत को रिप्रेजेंट करती है और रियासत का जो सरबराह होता है वो घर के बड़े का किरदार अदा कर रहा होता है। अपोजिशन का जो गिला शिकवा है उसको दूर किया जा सकता था। आप समझते नहीं है कि हुकूमत को बैठकर EVM के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत कर लेनी चाहिए थी? देखिए, मुशावरत उनसे की जाती है, मतलब कम नहीं की। अगर आपको किसी चीज, देखिए उन्होंने एक जो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, इस डिवाइस से, आप बता दें कि क्या प्रॉब्लम है और इससे बेहतर कोई चीज आपके पास ऑप्शन है तो वो बता दें। अगर आप चीज को पुकार करेंगे तो वो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है नहीं ना, का मसला ये है कि आप एक चीज नहीं चाहते हैं, वो आ गई है। वो शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते ना सर जी, वो शफाफ इलेक्शन चाहेंगे तो इस पे। और खट्टक साहिबा के लिए इन्होंने एक चीज नहीं की, वो है मीडिया को कंट्रोल इन द सेंस कि इन्होंने पंगा लिया हुआ है मीडिया के साथ भी। नहीं, मीडिया तो आजाद है। ये चीज खिलजी साहब मैं आपकी बिल्कुल करूंगा कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, मीडिया के साथ इसके को खासे अच्छे हालात चल नहीं रहे। अगर आप 4 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तान माज़ा के साथ 3.25 साढ़े 3 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का देख लें तो इन्होंने डे 1 से ही ऐसी पॉलिसीज को लागू करना शुरू किया कि मीडिया को एक तंग गली के अंदर इंटर करने की कोशिश की है। हालांकि हर दौर के अंदर मीडिया आजाद हुआ है और जमहूरी दौर के अंदर तो मीडिया को हर तरह की आजादी हासिल होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब के साथ, खिलजी साहब माज़ा के साथ आपको मालूम होगा कि फवाद चौधरी साहब जब पहले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिनिस्टर थे माज़ा के साथ, तब भी यही मामला खराब होते थे। अभी भी किसी न किसी ऐसे तरीके से और ऐसे वे से बयान आ जाता है कि मीडिया के साथ कोई हंगामा रही करना चाह रही है हुकूमत, नजर कुछ इस तरह आ रहा होता है। आपने वापस अपनी आजाद है, मगर आप कोई न कोई छेड़खानी करनी है, वो पर आपको भुगतना पड़ेगा। एक बात सुने, देखें ये भी एक नो डाउट की इंडस्ट्री है एक, ठीक है, यहाँ पे लोग काम करते हैं, तनख्वाह वगैरह। अगर आप हर चीज पे कट लगा के ना इस चीज को ही खराब कर देंगे तो लाजिम करेंगे, वो आपके अगेंस्ट होगी। मसला ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, जो इंटरनेशनल सहाफत करते हैं या नहीं करते मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। अब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात खराब है। आप लोगों को इन केस टाइम में, और आप जो बात करें इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में, सब जगहों पे धरने जा रही हैं और महंगाई के खिलाफ, ठीक है। इंडिया में जिसको बड़ा काउंट करता है, मैं तो इंडिया को काउंट नहीं करता क्योंकि वो मेरे ख्याल में वो बड़े नीचे हैं, मगर लोग उनको काफी अपग्रेड समझते हैं। तो वो वहाँ पे भी महंगाई के खिलाफ जो है ना, वो तुर्की को देख ले, वहाँ पे अभी भी लोग जो है वो अभी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, मगर हमारी मीडिया इस चीज को कवर ही नहीं दे रहा। वो रोना इस तरह होता है। देखिए पश्तो में एक मिसाल है ना कि अलम से गम न गम, यानी कि दुनिया के साथ एक गम हो ना, कोई हाई हो तो उसको लोग इतनी सोचो विचार नहीं करते और फिक्र ना करते। मगर मसला ये है कि हमारी मीडिया सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करती है। वो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह खट्टक साहिबा को पता है कि ये जो बिला वजह आप मीडिया को छेड़ती हैं
ये उसी की वजह नहीं, से है मेरा कि आप वोट तो वापस मेरा ले। अगर पर्सनल करें, मेरे लिए तो मीडिया, आज मैं ये जो कुछ भी हूँ उसकी मेरी जो क्या कहते हैं तरबियत, वो मीडिया से मेरे लिए तो अल्लाह मेरे ताला को मौका दे तो साहिबा, आप मतलब देखेंगे। लेकिन आपकी मैं तो बहुत आपकी इज्जत पार्टी है, करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आपकी पार्टी है, बात है आपकी पार्टी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप ठीक मैं है, वाले मेरे से साहब मेरी पार्टी है तो मुझे पता है, जहाँ तक मैं इमरान खान को देखती हूँ, जहाँ तक मैं फवाद जितने चौधरी, लोगों को देखती हूँ, वो जितनी फवाद रिस्पेक्ट चौधरी शुरू साहब, से करते हैं और हमेशा, फवाद और हमेशा चौधरी, देखिए मीडिया बिल्कुल आज़ाद है। और अगर आप, जैसे आप इमरान खान को कोई सी बात करने से रोक नहीं सकते, ये फवाद मीडिया चौधरी किसी के का बारे नहीं में है, ये बताइए। आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। फवाद चौधरी साहब को आप माइनस कर रही हैं अपनी गुफ्तगू में से। नहीं, फवाद देखिए हर इंसान का बजाते, जैसे अब हम 3 बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात में ठीक, आज़ाद नादिया हैं। इसी खटक साहिबा, तरह एक रवैये का भी बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स के अंदर, रवैया जो है वो बड़ा काउंट देखिए करता है। रवैये दोनों तरफ से आते हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, आपका पॉइंट अपने तरीके से। और मैं कहती हूँ कि हमेशा ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ना किसी को उकसाएं और ना इस तरह, क्योंकि देखिए जो जिस तरह का है उसकी जो पोजीशन है या उसकी बात है, आप उसको एक हद तक जब ये लाइव जाता है तो फिर आप ना किसी को, वो कहते हैं ना कि अगर आप देखें यहाँ हम जब बात करते हैं तो 10 सेकंड के बाद ऑन एयर जाता है, तो वो रोकने और टोकने और उन सब चीज़ों को ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, देखिए टेक्नोलॉजी, पहले लोग ऑनलाइन नहीं आते थे, पहले इस तरीके से घरों में बैठ के बात नहीं होती थी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो सुधरती हैं। जब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, कहीं पर प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो किसी के भी है, देखिए कोई फरिश्ता तो नहीं बैठा, इंसान बैठा है, पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, ये सब चीज़ें उतार चढ़ाव चढ़ती हैं। जैसे आप कहते हैं कि अपोजिशन भी जो है वो एक किरदार उसके साथ अदा करना चाहिए बड़े भाई। तो मीडिया तो आज से नहीं है, हुकूमतें आती हैं 5 साल रहती हैं, मीडिया बहुत पुराना वो है, और हमें एक दूसरे के साथ मिलके चलना है। और जहाँ तक मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करती हूँ, एक दूसरे के साथ मीडिया मिलके को चलना है। कभी भी नहीं वो ठीक है, रोक इम्तियाज साहब सकते। आपकी तरफ आता हूँ। फवाद चौधरी साहब खुद मिनिस्टर तो वो भी बने, इससे पहले वो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं। फवाद चौधरी साहब खुद सहाफत से आए हैं, सहाफत करते रहे हैं, उनको तो और ख्याल करना चाहिए सहाफी भाइयों का। फारूक भाई एक बात सिर्फ कहूंगा, जी सर। खटक साहिबा ने बड़ी खूबसूरती से हमारे क्वेश्चन को गोल मोल करके ना चली गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीधी बात जितने एरोगेंस से फवाद चौधरी बोलते हैं और जिस तरह से वो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं ना, देखिए अब 3-3.5 साल में आपको पता चलना चाहिए। आपने घबराना नहीं है, मैं हूं ना, आप टेंशन ना लें। अब हम इमरान खान की बात करते हैं, देखिए अगर हुकूमत जो है वो किसी एक फर्द वाहिद से नहीं है, फवाद चौधरी भी बहुत अच्छी बात कर भी रहे होते, तभी तो हर वक्त हर मीडिया वाले उनको लेते हैं। और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देखिए बेहतरी की तरफ हो रही हैं। और अगर किसी जगह पे किसी एक को पता नहीं लग रहा तो मीडिया, जैसे मैं कहती हूँ मेरा घर है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। हम जब यहाँ बैठते हैं तो हमें सबसे पहले वो सब चीज़ें बताई जाती हैं, और जो जितना उस पर होता है वो बेहतर से बेहतर तरीके से, ये तो देखिए वाइस वर्सा है। सो मीडिया किसी का भी नहीं है, हुकूमत जो है वो आती है 5 साल के लिए, मीडिया यहीं पर है और यहीं पर रहेगा। और मैं खुद कहती हूँ कि हर एक को इसकी इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज साहब, बात और तरफ जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा बात को 30 सेकंड के अंदर समेट दें। फवाद चौधरी साहब का जो मीडिया के साथ रवैया है, ये बड़ा, आप तो काफ़ी टाइम से इम्तियाज साहब हमारे साथ इन टच हैं, मीडिया के साथ आपको का एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, आपको इस चीज़ का इल्म है कि फवाद चौधरी साहब खुद सहाफ़त से आई हैं, फवाद चौधरी साहब खुद सहाफ़त करते रही हैं, उनको तो सहाफ़ी भाइयों का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप तो वो इक़्तिदार में हैं। फवाद चौधरी साहब क्यों ऐसे बयानात देते हैं, क्यों मामलात वो ऐसा ख़राब उस नहज की तरफ लेके जाते हैं जहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल होती है हुकूमत के लिए? असल में देखें, फवाद चौधरी साहब आपको याद है एंकर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के अंदर, और इसी तरह प्रोग्राम करते रहे जैसे हम कर रहे हैं। और लेकिन ये कि फवाद चौधरी साहब जो है, कई बार मैंने देखा है कि वो बोलते हुए अपनी हुकूमत को के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं, ऐसे बयानात कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। वकील भी तो है, और जब से वकील भी तो है। मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा, जब से फवाद चौधरी साहब जब भी आते हैं, मिनिस्टर बनते हैं इंफॉर्मेशन के, इनके जो मीडिया के साथ हमेशा ही क्लैश रहा है, और हमेशा ही कोशिश करते हैं मीडिया को कंट्रोल किया जाए। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि जनरल ज़िया-उल हक से लेके अब तक हर हुकूमत ने मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की, और मीडिया कंट्रोल नहीं होता। आजकल मीडिया जो है सिर्फ ये आप कह लें मेन स्ट्रीम जो मीडिया, यही तो नहीं रह गया ना,
सोशल मीडिया है, देयर आर सो मेनी वेज। कई आपने देखा कि आपने सोशल मीडिया के तहत चैनल बने हुए लोग यूके से ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह मीडिया आजकल मीडिया कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बजाय इसके कि इसको इम्तियाज कंट्रोल साहब करके ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ जरूर रोकूंगी और टोकूंगी कि देखिए आजाद है मीडिया, मीडिया को हुकूमत कभी नहीं रोकती चाहिए। देखिए ना, ओवरसाइट जो भी नहीं करेगा, सर जी, जो भी हुकूमत देखेगा, नहीं, जब हम देख के वजीर आपको आजम की बातें बात बताएगा, करते हैं, हम उसको हुकूमत आप पसंद पॉलिसी नहीं की बात करेंगे, करते हैं तो नहीं लेकिन उससे रोका आप किसी फायदा ने। उठाइए, ठीक है ना। वो हाईलाइट करते हैं मीडिया के लोग ना, इसमें कुछ है मीडिया के लोग भी हैं जो गलत करते हैं, बाज का गलत कंपेन चला देते हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो न्यूट्रली जो मीडिया के लोग जो बात करते हैं, उससे मैं कहता हूं कि ये बल्कि एक तरह के गजरी है हुकूमत के लिए, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। और कोशिश करें कि वो जो सजेशन या जो बातें हाईलाइट की जाती हैं उसको सामने रखते हुए ये गवर्नमेंट उसका फायदा उठाए, बजाय इसके कि उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर चलता हूँ छोटे से ब्रेक की जानिब, छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो बात करेंगे कि आइंदा जो आने वाला टर्न्योर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी या प्लान मौजूद है कि वो आवाम को रिलीफ किस तरह देगी। वेलकम बैक नाज़रीन। नादिया खटक साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ, प्रोग्राम का आखिरी पार्ट। मुझे ये बताएं कि हमेशा से बात की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, अच्छी पॉलिसीज़ हैं। इमरान खान साहब को अवाम ने इसलिए मुंतखब किया कि जो अवाम इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अवाम ये समझ रहे थे कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब 1 रुपया टैक्स लें तो आपका वज़ीर आज़म चोर है, जब आपकी बिजली महंगी हो वज़ीर आज़म चोर है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा वज़ीर आज़म लाया जाए जो बिजली भी महंगी ना करे, अवाम को सस्ती चीज़ें भी प्रोवाइड करे, महंगाई का भी खात्मा करे। जब आप लोग इक़्तिदार में आए तो आप लोगों ने 100% उसके अपोजिट अवाम को रिस्पॉन्स दिया। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ नादिया खटक साहिबा, हम शुरू से बचपन से एक जुमला सुनते आते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी उम्मीद पे आपको हुकूमत मिली, आवाम ने इसी उम्मीद पे आपको वोट दिया कि वो 3 वक्त का खाना सुकून से सुखी होकर खाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद कोई हालात इतने आइडियल नहीं रहे आवाम के लिए तकालीफ में इजाफा हुआ। फिर ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ एक बैड लक हुआ कि कोविड आ गया। कोविड के दौरान पूरी दुनिया उसकी जद में आई, लेकिन तमाम तरह के ममालिक, पूरी दुनिया ने स्ट्रेटजीज़ बनाई, अपना लाहे अमल दिया, आवाम को गुर्बत से निकालने के लिए पॉलिसीज़ बनाई। हमारे मिनिस्टर्स ने सवाए मीडिया के ऊपर आकर जले सड़े बयान देने के अलावा, आवाम का दिल दुखाने के अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी आवाम को नहीं दी। कोई भी गवर्नमेंट ने माजर के साथ ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम को बताया हो कि 3 साल के अंदर अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए तो आइंदा आने वाला जो 1.5 साल है उसके अंदर हम आपको डिलीवर किस तरह करेंगे और डिलीवरी प्रोसेस क्या होगा। नादिया खटक साहिबा, आप मुझे ये बताएं, अब जिस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 1.5 साल बाद आपने इंतखाबात के अंदर जाना है, उसी अवाम ने जिस अवाम ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं उस अवाम में हम भी शामिल हैं, खिलजी साहब भी शामिल हैं, इम्तियाज़ साहब भी PTI के सपोर्टर वोटर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आइंदा 1.5 साल के अंदर कौन सा ऐसा मवाद आपके पास मौजूद है, कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है कि आप इस चीज़ को हकीकी तौर पर इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट्स हैं वो आउटपुट आपको मिलेगी उनसे। सेकेंडली मुझे ये बताएं, पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, पंजाब के अंदर पंजाब आपका हुकूमत बनाने गिराने में बड़ा अहम किरदार है पंजाब प्रोविंस का। पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो आपके जो मामलात हैं वो कोई खासे इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ब्यूरोक्रेसी उस्मान बुज़दार साहब से कंट्रोल नहीं हो रही। आपने उस बंदे को CM पंजाब लगा दिया जिस बंदे ने ज़िंदगी में कभी एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई काम नहीं किया। तो ये कैसे सारी चीज़ों को आप लोग संभालेंगे और कैसे मामलात को चलाएंगे आइंदा आने वाले 1.5 साल में?
मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर ईवनदन के तमाम मीडिया के लोग आपको ये बताने की कोशिश करते रहे कि उस्मान बुज़दार साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर आप जैसे और कई और काबिल लोग मौजूद हैं जो सीएम की सीट के लिए डिज़र्व करते हैं, तो वाई उस्मान बुज़दार साहब ही क्यों, जबकि उन्होंने किसी भी अहम ओहदे पे एज अ मिनिस्टर भी काम नहीं किया आज तक। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसको आप और मैं छोड़ें, और बाकी आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या पता था कि आज आप इस सीट पे आके बैठ के और बात करेंगे और बड़े बड़े। तो देखें, कोई आप ये कहें कि बहुत पहले से किसी को यहाँ पर ट्रेन करे जो पाकिस्तान का सिस्टम है। अभी हम बात करते हैं महंगाई की, बात अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है, ठीक है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, उसको ठीक होना है। लेकिन आप ये देखें कि अकाउंटेबिलिटी, और जितने हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में आज वो जिस तरह उसको मजाक में ले लें, जो भी बिल्कुल क्या कहते हैं वो एनआरओ नहीं मिलेगा, और वो बात बिल्कुल ठीक है, सही है। उसमें कितनी मुश्किलात हुई, क्या क्या हुआ, लेकिन इमरान खान को किसी डर खौफ नहीं। फिर उसके बाद कोविड की बात भी आपने की, हम सेहत कार्ड की बात करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में उसको पूरी कोशिश की गई, पहले खैबर पख्तूनख्वा में और अब पंजाब में। अभी आप आगे देखें, सबसे बड़ा एक मिनट देखिए, हम अल्लाह ताला कहता है क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है। हमारे पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान की बात तो बहुत हमसे, हमारे पैदा होने से बहुत पहले से स्टार्ट है, ठीक है। और ये किसी भी इंसान का हक जो है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बल्कि तालीम है, और उसको अपने जो क्या कहते हैं आप बिजली गैस, आप ये जो बेसिक जो इंसान की ज़रूरियात है वो उसको पूरा हर एक का हक है। वो सिर्फ पंजाब का हक नहीं है, वो सिंध का हक नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीरिस्तान, कश्मीर और तमाम वो हैं। उसके बाद आप देखिए जैसे OIC का हुआ इजलास, पूरी दुनिया आज आके एक ग्लोबल विलेज है। अब हम बात करते हैं तालीम की, यहाँ पर किस तरह के सिस्टम है, पहले आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपको किस तरीके से, आपको परवान कैसे आपकी जनरेशन चढ़ रही है। इमरान खान ने आके आज एजुकेशन को वन सिस्टम करने की पूरी कोशिश की और उस पर सारे के सारे काम हो रहे हैं। फिर आप देखें कि कोशिश की जा रही है कि हर जगह पे जो राइट मैन एट द राइट जॉब की हर तरह से पूरी कोशिश की जा रही है। इवन जो आपके वज़ीर आज़म सेल है वो कभी भी आपने नहीं सुना था कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। फिर अभी जो कुछ अर्से पहले नौजवान के खेलों की अगर हम बात करते हैं, किसी भी कौम की तरक्की को देखना हो तो उसको खेलों से देखो, उसकी तालीम से देखो, उसको उसके कल्चर और उससे देखो। फिर आप ये बात करते हैं, एक छोटी सी बात ले लें, क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारा कौमी लिबास क्या है, कमीज शलवार है, वेस्ट कोट है। आप देखें कि इमरान खान जिधर जाते हैं ये एक छोटी छोटी जेस्चर है जो इंसान को बताते कौम का। और अगर हम बात देखें, बिल्कुल आपकी सब चीज़ों से नहीं देखिए, नाम भी काम भी, सिर्फ नाम नहीं काम, देखिए नाम नहीं काम भी। अब हम बात करते हैं कि जो आपने अगर देखा हो कोविड में हमारी कितनी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं, हर चीज़ तो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें कि अंडर द टेबल या बुक्स में कहीं पर लिखने, आज भी आप जाएं तो आपको रसीद का जो है वो हमेशा कहा जाता है कि पर्ची दे दो, कैश पे बात करो। आपके कितने लोग हैं, हम आप और मैं इस कैमरे से हट के जब एक नॉर्मल कम्युनिटी में बात करें, अपनी आप घरों में बात करें, अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्त अहबाब में बात करें, तो आपको क्या बात मिलती है, नहीं छोड़ो, लाइन में खड़ा होना किसी को नहीं आता। ये सब चीज़ों में अगर हम नहीं हैं तो आखिरकार ये कब तक होगा। आप मुल्की तौर पर लोग आप पे कैसे इन्वेस्टर्स आएंगे, आप यहाँ पर आपने कितने कारखाने रखे हैं और उनमें किस किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर जो आता है आपको हुकूमत में कहता है बस यहाँ पर पैसा बना लो। भाई किसी को काम करने का जो है तरीका सलीका भी आना चाहिए। अगर मुश्किल नहीं होगी, मैं खुद कहती हूँ कि अगर ये मेरी हुकूमत को ये टफ टाइम नहीं मिलेगा तो हमें भी कैसे हम कोशिश करेंगे, लेकिन हर बात का हल है। और आप देखिए महंगाई, आप मुझे बात बताएं कि कितनी चीज़ें जो आपकी दालें और ये सब चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें, इस पे काबू पाने के लिए आपको एक ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क में आपको चीज़ों को सिस्टम में लाना पड़ेगा और आसानी पैदा करनी पड़ेगी। जितने आप देखें वज़ीर आज़म ने जितने काश्तकार हैं उनको किस तरीके से बुला के उनसे तजावीज़ ली, अब सब चीज़ों पे काम हो रहा है। सिस्टम में जब आएंगे तो अच्छा बुरे का, मैं किसी को देखिए ये सीधी बात है, हमारी हुकूमत किसी को बुरा कह के अच्छी नहीं हो सकती। मैं किसी को बुरा कह के खुद अपनी अच्छाई नहीं कर सकती। आपकी बात 100% नहीं,
नहीं 110% ठीक है कि महंगाई पे काबू पाना है, लेकिन इसके लिए वक्त और वक्त का जो तयन है, कहते हैं ना कि वो साथ साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप बहुत सारी चीज़ों में देखें, मैं आपको आज भी कहती हूँ, ये जितनी ऑपोजिशन से इकट्ठी हो जाए, ये इलेक्शन के लिए जलसे ज़रूर करेंगे लेकिन ये धरना नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और हुकूमत इंशाल्लाह अपने जो किरदार के साथ, अपने इक़दाम के साथ और अपनी कोशिशों के साथ अवाम के लिए काम करेगी। और आप देखें अगली दफ़ा हम लोग दोबारा आएंगे। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। 1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कैसे बनवाएगी कि महंगाई नहीं थी, या महंगाई पिछली हुकूमतों ने की, या इन्होंने महंगाई नहीं की? और 2023 के इंतखाबात में क्या वादा और दावा और नारा होगा? जैसे अमूमन नारा होता था कि महंगाई कम करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, बिजली कम महंगी होगी, बिजली का फ़ी यूनिट ये होगा, ये हमारा होमवर्क है। 2023 का क्या होमवर्क होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का? देखिए, बड़ा सिंपल है कि 2018 को जब अगस्त के अंदर इन्होंने इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाई, उसके बाद की उस वक्त की कीमतें उठा के देख लें, आज की कीमतें देख लें आप। और जिस हुकूमत का जो गवर्नर स्टेट बैंक कहता है जी कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो पाकिस्तान जो बाहर बैठे हैं उनको ज्यादा रुपए मिलते हैं, आप उससे माइंड सेट देख लें ना कि भी वो चाह रहे हैं कि डॉलर का रेट चढ़ने से जो एक्सपेट्रियट्स है पाकिस्तान को, उनको फायदा पहुंचे, और जो पूरा पाकिस्तान है जिन्होंने इंपोर्ट करनी है, मशीनरी सब कुछ करना है, वो बेशक डबल से। अब आपके जो कर्जे बढ़ गए हैं उसकी वजह भी, मेन वजह यही है कि जो डॉलर जो है उसकी प्राइस बढ़ गई। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अब 3.5 साल में इन्होंने क्या किया जो आगे 1.5 साल में कर लेंगे। इनके पास तो, क्योंकि इनकी जो टीम है, टीमिंग की प्रॉब्लम रही। मैं आपको याद है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में बार बार जिक्र करता रहा हूं कि इमरान खान साहब जो है टीम बनाने में कामयाब नहीं रहे। राइट पर्सन एट राइट जॉब जो है उसके ऊपर जो एक असूल है वो नहीं कर पाए। अब आप ये देखें कि इसमें अब सिंबॉलिक जो है हेल्थ कार्ड अगर आप ले लें तो हेल्थ कार्ड जो है वो मिडिल क्लास को तो मिल ही नहीं रहा, वो तो मिल रहा है निचले के आबादियों के हिसाब से। अच्छा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। बिल्कुल, मैंने खुद डाल के हेल्थ कार्ड की अगर बात की जाए, उसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम उठाया कि पंजाब के तमाम लोगों को 1 जनवरी से उनके CNIC के ऊपर उनका इलाज होगा, उनका CNIC नंबर ही उनका हेल्थ कार्ड कंसीडर होगा 1 जनवरी 2022 से। अच्छा, वापस आते हैं अपने उस पॉइंट के ऊपर कि मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन जमातों के पास जो एक बयानिया है जो उस वक्त की अपोजिशन में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के पास था कि ये चोर है, महंगाई कर दी, कंट्रोल नहीं हो रहा, बिजली महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, दालें महंगी, वही अब नारा अपोजिशन के पास है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो नारा खुद लगा चुकी है उसको कैसे जस्टिफाई करेगी कि ये नारा उस वक्त फिट ठीक आता था और अब फिट ठीक नहीं आता, अब कोविड है, अब बाकी मामलात हैं। देखिए, अवाम को तो रोटी कपड़ा मकान 3 नारे होते थे जमातों के और तीनों ठीक थे कि अवाम को रोटी जिंदा रहने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए और घर चाहिए उनको रहने के लिए। तीनों चीज़ें अवाम के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, जो कि तीनों चीज़ें अवाम की पहुंच से बड़ी दूर हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगी ये 2023 के इलेक्शन में जाके कि हमारा जो दौर था वो आइडियल दौर था? मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए बात ये है कि जिस मुल्क के अंदर जो अद्वियात जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगा हो और वो महंगी की गई हो, डबल से ज्यादा उसकी कीमत कर दी गई हो। आपको पता है कि मेडिसिन तो कोई शौक से नहीं खाता ना, मेडिसिन तो मजबूरी से लोग खाते हैं। इसी तरह जो आम अवाम है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिस मुल्क के अंदर एक वर्कर की जो पेंशन है 8,500 रुपया महीना है। नादिया साहब, ये आप वहां पे बताएं उनको कि वर्कर्स की जो पेंशन है EOB के तहत 8,500 रुपया महीना है। 8,500 के अंदर तो बेचारा रोटी नहीं खाली खा सकता, सालन और साथ ले ही नहीं सकता, साथ कोई चीज और ले नहीं सकता। ये आप देखें ना, आप वहां पे उन तक पहुंचाएं कि भी ये स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। अब अवाम जो है वो नहीं चाहते कि जिनके ऊपर इल्जाम लगता रहा चोरों का, डाकुओं का, उनको दोबारा वोट दिया जाए। लेकिन अब क्या करे अवाम, मुझे बताए ना। अवाम जब महंगाई होगी तो फिर यकीनन फिर वो कहेंगे यार वही ठीक थे, खाता था तो लगाता भी तो था ना। जो कोशिश कर रहा है उसको ना करें, और आप ही के मुताबिक जिसने लूटा आप उसके पास आप कोशिश करेंगे कि आप जो बंदा लूट रहा है या बदमाश हो या उसके पास आप लोगों के घर वाले या आप लोग चले जाएंगे? कोई भी नहीं चाहता, कोई खटक साहब कोई भी नहीं चाहता कि उनको दोबारा वोट दिया जाए। ये तो इंसानों को सोचना चाहिए। पार्टी जो है या आपकी जो माँ बाप तो बच्चों को नहीं, उन बच्चों के पास छोड़ते जो नालायक हो। तो ये तो आप ठीक है, प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा। नादिया खटक साहिबा, आखिरी 1 मिनट में मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से आप खुद मुतमईन हैं? नहीं, देखें, अगर आप ये बात करते हैं कोशिश जो है वो इमरान खान, हम वज़ीर आज़म को देखते हैं कि अगर आपका जो सरबराह है जिससे आप हर बात पे ख़ुद भी कहते हैं,
वो अनथक कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। जब हम अभी जैसे OIC का हुआ इजलास, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी, और उसमें जो इमरान खान ने न सिर्फ एक जगह पे बल्कि अपने हमसाया, फिर एशिया की बात करते हैं, फिर मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, फिर ओवरऑल जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वज़ीर आज़म ये भी कहता है कि जो इस्लामिक फ़ोबिया है और जिस तरीके से 9/11 के बाद मुस्लिम कंट्रीज़ जिसमें अफ़गानिस्तान पर उसका इतना असरअंदाज पाकिस्तान हुआ, जो कि हम तरक्की की उस पर जा रहे थे, और आज जो जिस तरीके से तमाम जो ममालिक हैं मुख्तलिफ वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन सबसे बढ़ के बाहर के लोग इज़्ज़त आपकी जितनी भी करें, घर के अंदर के अफराद को एक होना ज़रूरी है। और जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि अवाम है, तो इमरान खान अवाम के वोटों से ही आए हैं, और ये उम्मीद नहीं यकीन पर। और हम मुझे भी देखें तो मेरे पिछले पूरे जो इलेक्शन से पहले का तमाम अरसा है वो अपने लोगों के साथ रहा है, और स्टेज पे नहीं बल्कि अवाम के साथ रहा है। और मैं यही कहूँगी कि इमरान खान की जो कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह इमरान खान की सच्चाई और हक के साथ जो है वो बताएंगे लोगों को होगा, और इंशाल्लाह अगली हुकूमत हमारी आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी, ऐसा कहना नादिया खटक साहिबा का। इम्तियाज साहब, आखिरी 50 सेकंड में मुझे ये बता दें कि क्या आप मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से? नहीं, अभी तक तो बड़ी मायूसी हुई है, सच्ची बात है। मैंने खुद इमरान खान को वोट डाला हुआ है, और मैं खुद नादिया खटक साहिबा आप कभी खुश नहीं हो सकते हमारी हुकूमत की कारकर्दगी से? अभी तक तो मैं मायूस हूँ, और अगर आगे कुछ हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ ले कर जाने से पहले आखिरी 2 मिनट में आपसे 2 बातें बड़ी अहम सी करना चाहता हूँ। अवाम जनरल इलेक्शन के अंदर, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर एक वोट की पर्ची, हम अमूमन उसको अपनी ज़ुबान में पर्ची का इंतखाब करना इसलिए कहते हैं कि हम अपने उस वोट की ताकत से अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान, अपनी मर्ज़ी का MNA, अपनी मर्ज़ी का MPA ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी में लेकर जाते हैं। और उस वोट की पर्ची का मकसद ये होता है, वो डालने का मकसद ये होता है कि हमने अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान चुनने के बाद इस चीज़ का फ़ैसला करना है, हमने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, हमारे बच्चों का फ़ैसला। ये बंदा हमारे हकूक़ की जंग लड़ेगा ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में जाके। जब अल्टरनेट आल्दो आप देखते हैं कि वो बंदा असम्बली के अंदर चला जाता है और हुकूमत में भी आ जाता है और आवाम को डिलीवरी नहीं होती, तो आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी इमरान खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है, इस आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं आपके ऊपर, 22 करोड़ आवाम की उम्मीद हैं आपको आवाम ने यकीन करें कि हम लोगों ने भी जब इलेक्शन को कवर किया तो इतना जोश, जज्बा, वलवला हमने किसी भी इलेक्शन के अंदर नहीं देखा, किसी भी वोटर के अंदर नहीं देखा, जितना 2018 के अंदर हमने वोटर के अंदर देखा कि वोटर ने बाहर निकल कर आपको वोट दिया, माजूर ने व्हील चेयर के ऊपर बैठकर आपको वोट दिया, अंधे बहरे गुंगे ने आपको वोट डाला। इसलिए वोट डाला, उसको ये नहीं पता था कि हुकूमत की पॉलिसीज क्या होंगी, उसको ये पता था कि मेरा मुल्क ठीक हाथों में जा रहा है, मेरा मुल्क ठीक होगा। और आपने जो बात की थी करप्शन नहीं होने दूंगा, इमरान खान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इमरान खान साहब आपका किरदार, आप खुद बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह की पैनी का भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, और ना अल्लाह करे ऐसा हो। इमरान खान साहब, आप आवाम की उम्मीद हैं, थोड़ा सा आवाम के लिए अपने मिनिस्टर्स को और अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा तब्दील करें, इस आवाम के साथ आप राब्ता जोड़ें। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप आवाम के साथ राब्ता जोड़ेंगे तो आवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि आपके नारे को लब्बैक कहकर आपके पीछे दोबारा से खड़े होंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस महंगाई के जो जिन है इसको किसी तरीके से बोतल में कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि ये आवाम जो बिलबिला रही है महंगाई के तूफान से, इसकी जान छूटे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।